वी द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास पूछा है आपसे. सो आपको मोल को मास में कन्वर्ट करना है इन द फर्स्ट केस, आपको वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है इन द सेकेंड केस, आपको मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है इन द थर्ड केस, अगेन मोल को मास में कन्वर्ट करना है इन द लास्ट केस. सो आर यू ट्राइंग और शुड आई टेल यू? ट्राइंग मैम. फैंटास्टिक, आप ही करो, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है. राधिका आप आ गए हो ना बेटा? यस मैम. Third option is 3.01 into 10 power 22 molecules of carbon dioxide. So you want to, are you asking me or are you telling me? But okay, so maybe it is the right answer. I don't know. Let everybody do it. Okay, so now it's my turn to tell you how to do this question. So beta, okay. 1 minute ma'am. Sure. Yes, okay, maybe. And now time up बेटा, मैं बताऊंगी, बता दूं. बेटा मोल को मास में कन्वर्ट करना तो बहुत ही आसान होता है. हमें पता है मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास. हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल. अक्सर बच्चे 1 लिख देते हैं, सो दैट्स रॉन्ग. नंबर ऑफ मोल्स है 0.2 एंड मोलर मास इज 2, यानी कि 0.4 ग्राम आ गया. नाउ आई एम गेटिंग मोर आंसर्स. विश्वजीत बेटा हो सकता है, कुशाग्र, आई डोंट नो. आपके आंसर्स मैंने देख लिए हैं, देखते हैं सही है कि नहीं. सो नाउ 112 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो ऑक्सीजन गैस का मास निकालना है, जैसे पहले किया था वही वाली चीज है, लेकिन मुझे पहले इस क्वांटिटी को इस वॉल्यूम से क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल्स. ऑक्सीजन गैस है तो गैस के लिए मैं वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलो वॉल्यूम. और ऑक्सीजन का मोलो वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का? एनडीपी पे मोलो वॉल्यूम कितना होता है? एमएल में बताना बेटा. 2.4 into 10 raised to the power 3. Fantastic, very good. So ये आ जाएगा 200. So 1/200 मोल्स आ गए, और मोल्स को मुझे चेंज करना है मास में, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है बेटा? 32. तो ये कितना आ गया आपके पास? आई थिंक 100 ले लेते हैं 16, यानी कि 0.16 ग्राम, विच इज more than that of hydrogen gas. Now CO2. I'm getting more answers. देखो जरा आप लोगों ने क्या आंसर दिया है. अनफ हो सकता है बेटा. नाउ 3.01 10 to 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मोल्स निकालने होंगे. मोल्स को हम आसानी से किसमें चेंज कर सकते हैं? मास में. ये क्या दिया है बेटा? आपको नंबर दिया है. नंबर से मोल्स कैसे निकालते हैं? किसी को याद है क्या? गिवन नंबर अपॉन Na 10 power 23. दैट्स राइट. सो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 10, यानी कि 1/20. सो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44. यानी कितना आ जाएगा ये बेटा? 0.11 ग्राम ना? यस, नहीं सॉरी 22, सॉरी 22. ये देखिए कैलकुलेशन की हालत खराब है मेरी भी. ओके, 2.2 आएगा ना? 2.2 आएगा. यस 2.2, दैट्स राइट. 2.2 ग्राम. कैलकुलेशन मेरी थोड़ी हिली हुई है ना, क्योंकि हम लोग टीचर्स बन गए ना, कैलकुलेटर यूज करते रहते हैं. बट एनीवेज 0.05 मोल ऑफ ग्लूकोज. मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करूं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज. याद है आपको? 180 ग्राम पर मोल. सबको निकालना सिखाया था मैंने. सो 180 से मल्टीप्लाई कीजिए. आई थिंक कितना आ जाएगा, मुझे करने देना. हाँ, 9. एंड दिस आई थिंक 129 ग्राम आ रहा है ना ये तो? यस मैम. तो मैक्सिमम तो बेटा यही हो गया, सब पीछे रह गए. फोर्थ इज द आंसर. देखो कितने लोगों ने ऑलरेडी दिया था. अर्नव वेरी गुड. विश्वजीत गुड फाइनली. वंश करेक्ट. अर्नव बस 2 बार में दे रहे हो तुम. कृष्णा करेक्ट. मुदिता करेक्ट बेटा. कीर्ति करेक्ट.
मिष्टी करेक्ट, कुशाग्र करेक्ट, विश्वजीत नो, आदित्य नो, विदुला करेक्ट, क्या बात है, यश करेक्ट। आई थिंक कुशाग्र नाउ यू हैव द आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हुआ ना बेटा ये वाला क्वेश्चन? Yes. Yes. Comparing calculation mistake. कैलकुलेशन मिस्टेक देखो मेरी भी जाती है, पर मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर बन चुकी, जो करना था मैं कर चुकी हूँ। आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। आई गिव यू मोर सच क्वेश्चंस एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। सो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अभी तक? वी नो हाउ टू कैलकुलेट, यू नो व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, what is formula mass, and what is mole, we all know that, and we all know the Avogadro law. इतना हमें अच्छे से समझ में आया? Can I say that out loud? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये भले ही जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप 11 9 10 में पढ़ते हो थोड़ा बहुत मोल वगैरह के बारे में, लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके लिए एब्सोल्युटली न्यू है एंड स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए तो है ही कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए भी है कि अगर आपको जो मैं बताने जा रही हूँ उस पे आपको महारत हासिल हो गई, इफ यू नो गेट इट वेरी क्लियरली एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सच क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस होती है ना, वो बहुत सुपर सिंपल हो जाएंगी। लेकिन वो चीज पता नहीं क्यों बच्चों को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बट स्टिल दे टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। नो प्रॉब्लम इन दैट, टाइम लगा लो लेकिन समझना जरूरी है। सो व्हाट इज दैट थिंग जिसका मैंने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है? दैट इज इक्विवेलेंट मास एवरीबॉडी। बहुत खास लेक्चर है ये, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी पर, इक्विवेलेंट मास। ओके तो बेटा आपने हिंदी में ना पहले संधि विच्छेद पढ़े होंगे, सो ये वही वाला इसका संधि विच्छेद पढ़ा है आप लोगों ने कभी? Yes. तो अगर हमें संधि विच्छेद करते हैं तो इक्विवेलेंट, इक्वल वैलेंसी वाला मास is equivalent mass. That is a very rough definition but gives an idea about that. तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्वल वैलेंसी वाला मास। वैलेंसी जानते हैं आप लोग क्या होता है? थोड़ा थोड़ा, इफ नॉट मोर। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, कोई कितने बॉन्ड बनाता है। वेल कंबाइनिंग कैपेसिटी, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, ये चीज तो हम प्रॉपर तरीके से केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे, पर हमें थोड़ा बहुत तो पता है ना बेटा कि किसकी वैलेंसी क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? कितने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इतना काफी है अभी के लिए। एल्यूमिनियम की पता है आपको वैलेंसी कितनी होती है? एल्यूमिनियम 3। फैंटास्टिक। सो वैलेंसी थोड़ी बहुत चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बात बताइए, what is the atomic mass of hydrogen? अरे 1. 1 gram per mole. Very good. What is the atomic mass of oxygen? 16 gram per mole. What is the atomic mass of chlorine? 35.5 gram per mole. What is the atomic mass of aluminium? 39. 27. ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। 27 ग्राम पर मोल। What is the valency of hydrogen? अभी बताई थी आपने। 1. What is the valency of oxygen? 2. What is the valency of chlorine? 1. What is the valency of aluminium? 3. 10. और भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए इतना काफी है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आपको दिख रही है कि 1 वैलेंसी के लिए मास 1 ग्राम पर मोल, 2 वैलेंसी के लिए मास 16 ग्राम पर मोल, 1 के लिए 35.5, 3 के लिए 27। मैं इन सब एलिमेंट्स के वो मासेस जानना चाहती हूँ जो इनकी 1 वैलेंसी के लिए हो। सो 1 वैलेंसी, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी के लिए मास कितना है ही कितना? 1। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी के लिए मास 16 ग्राम पर मोल है, तो 1 वैलेंसी के लिए कितना होगा? 8। पक्का ना? कैसे निकालो? 16/2 कर दिया होगा आई थिंक, है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्लोरीन की 1 वैलेंसी के लिए कितना है बेटा? 35.5. एल्यूमिनियम की 1 वैलेंसी के लिए कितना होगा? 9. 9. तो यानी कि ये वो मासेस है जिन पे इन सबकी वैलेंसी इक्वल हो गई है। यानी कि कितनी हो गई है? 1 सो यानी कि 1, 8, 35.5, 9 are the masses of these elements in which they have equal valencies. That is 1, 1, 1, 1. So इस मास को मैं क्या बुलाऊं बेटा?
इक्विवेलेंट मास, सिंपल। तो द मास, जिस पे अभी ये डेफिनेशन लिखनी नहीं है, फिर सुननी है अभी, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझते समझ में आएगा। तो आपने इन एलिमेंट्स के इक्वल मास कैसे, आपने 8 कैसे निकाला इक्वल मास ऑफ ऑक्सीजन? आप बोलोगे आपने क्या किया, एटॉमिक मास अपॉन क्या कर दिया, वैलेंसी। आपने हाइड्रोजन को कैसे निकाला, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी किया तो आपको क्या मिलते चले गए इन सबके, इक्विवेलेंट मास। यानी कि एक फॉर्मूला आपने अभी सीख लिया, कांग्रेचुलेशंस। द फॉर्मूला इज, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, देखो बेटा चैप्टर के शुरू में ही मैंने आपको एलिमेंट कंपाउंड में फर्क सिखाया था ना, Yes. और कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल, सब सिखाया था आपको। दैट इज वाई छोटी छोटी चीजें ना परेशान करती है लॉन्ग टर्म तक, इसलिए वो वहां पे समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल हमने सीख लिया कि इक्विवेलेंट मास, अगर हमें किसी ऑफ एनी एलिमेंट निकालना हो, फिर एलिमेंट निकालना हो, तो हम क्या कर दिया करेंगे बेटा, क्या कर रहे थे इतनी देर से, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। वेरी गुड, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी कीजिए और किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, इक्विवेलेंट मास। ऑल्दो ऐसा मत समझना रहे मैम इतना मुश्किल कह रही थी, तो बड़ा सिंपल है। वेल अभी तक तो है ना ये पॉइंट आपको। हाँ, पहले मैं पूरी बात कर दूं, फिर आपके क्वेश्चंस लूंगी, एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग, फिर मैं आपको क्वेश्चन लेने वाली हूँ बेटा। सो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका नंबर 1 क्या सीखा आपने, अगर आपको कुछ ना दिया हो, सिंपली आपसे किसी एलिमेंट ओके, एलिमेंट की इक्विवेलेंट मास पूछा हो, तो क्या करोगे इसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इज एन एलिमेंट, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है पता है आपको, 40, वेरी गुड। और क्या आप जानते हो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2। और अगर नहीं जानते हो तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है ना, तो 20 से इसकी बच्चों वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 2 8 8 2। आउट ऑफ मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 है ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। सो 40/2, इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 20 ग्राम। ठीक है, सो एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास आप ऐसे निकालोगे। बिफोर आई मूव ऑन, यस समबडी वाज आस्किंग समथिंग। मैम किसी की वैलेंसी जैसे एल्यूमिनियम की तो 3 है, लेकिन किसी की 2-3 भी होती है, किसी की 2 या 3 भी मतलब होती है। वेरिएबल ना, हाँ Yes, वही yes. आ रहे बेटा, अभी तो शुरुआत है। पहले आप इतना लिखो, फिर जो भी, अब बेटा आपका नाम बताओगे, किसने बोला ये बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। मैम अर्नव। अर्नव, ये जो बात आपने बोली इसका जवाब मिलने वाला है। पहले बताओ, जो स्क्रीन पे लिखा है आपने उतार लिया, यस। ओके। सो अर्नव एक बहुत खास बात बोली है यहाँ पे कि मैम इक्विवेलेंट मास हमेशा फिक्स तो होगा नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट, वैलेंस, देयर आर सम एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे कि मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर 2 की वैलेंसी भी शो करता है, 4 की भी करता है। आप सोचोगे कैसे करता है, मैं पढ़ाऊंगी केमिकल बॉन्डिंग में। ये 6 की वैलेंसी भी शो करता है। कॉपर, सब पता होगा आपको, उसकी वैलेंसी 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। Cu2O बनता है, CuO बनता है, अगर कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो। आयरन, आयरन, यस थैंक यू वेरी मच। आयरन की वैलेंसी Fe2O3 भी बनाता है और FeO भी, थैंक यू वेरी मच। इट्स नॉट आयरन, वैसे इट्स आयरन, ओके, बट चलता है। सो यस, सो दीज पीपल दे शो, मतलब एलिमेंट्स दे शो वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे हो तो हम कैसे पता लगाएं, यू नो इक्विवेलेंट मास। तो एक बात हमें यहीं पे समझ में आ गई कि इक्विवेलेंट मास वेरिएबल हो सकता है, यस और नो। क्या एटॉमिक मास वेरिएबल होगा, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी इतना तो कभी उतना होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास समर टाइम में 1 ग्राम पर मोल और विंटर टाइम में कुछ और ऐसा होगा, नो, बिकॉज एटॉमिक मास इज अ फिक्स क्वांटिटी। लेकिन इक्विवेलेंट मास इज अ वेरिएबल थिंग। एक एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के इक्विवेलेंट मास शो कर सकता है। ये बात आप कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो बोलो। अब क्या करें फिर हम, कैसे निकाले, हम इक्विवेलेंट मास, अगर वेरिएबल वैलेंसी शो हो रही है, पता कैसे चलेगा कितनी वैलेंसी है? लॉट ऑफ क्वेश्चंस मस्ट बी पॉपिंग अप इन योर ब्रेन्स। सो उसके लिए पता है एक डेफिनेशन दी गई। अगर आपको सिंपली बाय डिफॉल्ट किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास बताना हो, तो उसकी जो भी कॉमन वैलेंसी आपके दिमाग में आ रही है, कॉमन वैलेंसी, उससे आप उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कैल्शियम की कॉमन वैलेंसी क्या दिमाग में आपकी, 2, सो एटॉमिक मास अपॉन 2। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं वो,
कैसे कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। और उन क्वेश्चंस को करने के लिए इक्वल मास को दूसरे तरीके से निकालना होता है। निकालने का अक्सर आपको फॉर्मूला मिला करता था, पर मैं इक्वल मास निकालने के लिए आपको एक डेफिनेशन देने वाली हूँ। डेफिनेशन लिखिए आप इक्वल मास की, बल्कि मैं भी लिखूंगी आपके साथ, ध्यान से सुनना बेटा। मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन, साथ लिखना, ऑफ एन एलिमेंट that combines with or displaces 1 gram of hydrogen। और जहां हाइड्रोजन लिखते हो ना, एक ब्रैकेट छोड़ देना, इसमें क्या डालना है बाद में देख लेंगे, बाद में आएगा कुछ, तो ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी बाद में। that displaces 1 gram of hydrogen or 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ब्रैकेट लगा देना इसके बराबर में भी, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना, और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। आप देख रहे हो ये 1 ग्राम हाइड्रोजन का क्या था, इक्वल मास। 8 ग्राम ऑक्सीजन का क्या था, इक्विवेलेंट मास। 35.5 ग्राम क्लोरीन का क्या था, इक्विवेलेंट मास। तो किसी भी एलिमेंट का वो मास तो दूसरे एलिमेंट के इक्विवेलेंट मास जितनी क्वांटिटी से कंबाइन करे या उतनी क्वांटिटी को डिस्प्लेस करे, भी समझ में आ जाएगा, उसे कहते हैं उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। बाय द वे स्टैंडर्ड के फॉर्म में ये तीनों ही लिए गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। पूरा लिख देती हूँ मैं इसको, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन is known as its equivalent mass। ये आप सोचोगे मैं ये अजीब सी डेफिनेशन में ब्रैकेट छोड़े हुए, ब्रैकेट बाद में भरेंगे, इसकी चिंता मत करना। is known as equivalent mass। अब आप बोलोगे मैम इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी मैं। पहले डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। एक बार डेफिनेशन फिर से बोल दूं, किसी भी एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए उस एलिमेंट के कितनी क्वांटिटी को पता कर लो, जो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से कंबाइन हो रहा हो। बट आपको डेफिनेशन अब भी समझ में नहीं आएगी, ये डेफिनेशन समझने के लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। दे दो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सुनिए, 40 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट, मुझे नहीं पता इस एलिमेंट का नाम, होगा कोई, फॉर्म्स 60 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस एलिमेंट। अभी करना मत शुरू करना बेटा, ये जो भागने वाली कंडीशन है ना, इसको रोको। बी अ गुड लर्नर, जितना ध्यान से समझोगे उतनी इजीली आगे की क्वेश्चन कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये है कि एक एलिमेंट है XYZ व्हाटएवर, ये एलिमेंट जब आप 40 ग्राम एलिमेंट लेते हो तो वो 60 ग्राम ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड लिख दिया मैंने, ऑक्साइड लिख देती हूँ खाली। क्या बनाता है? 60 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। तो पूछ रहे इस इंफॉर्मेशन से मुझे बताइए कि इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या थी कि 40 ग्राम एलिमेंट से क्या बनता है, 60 ग्राम ऑक्साइड। तो हमें इस एलिमेंट का क्या पता लगाना है बेटा, इक्विवेलेंट मास। देखिए क्या करना है। सो ऑक्साइड जानते हो क्या होता है? जैसे कार्बन के ऑक्साइड का नाम पता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड भी बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड पता है आपको कोई? हाइड्रोजन H2O2 भी। ऑक्साइड से मतलब कि ऑक्सीजन का और दूसरे एलिमेंट का बाइनरी कंपाउंड, मतलब ऑक्सीजन हो और दूसरा एलिमेंट हो, तीसरा एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल क्या H2SO4 ऑक्साइड है? नो, इसमें 3 एलिमेंट्स है, बस ऑक्सीजन हो और जैसे आप अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाओ, आप और ऑक्सीजन क्या बन गया, ऑक्साइड। यू नो व्हाट आई मीन। सो जस्ट 2 थिंग्स, जिसमें से एक, किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स हो जिसमें से एक एलिमेंट क्या हो बेटा,
ऑक्सीजन हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या बुलाओगे? ऑक्साइड। समझे ना आप अच्छे से? सो 40 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा और जुड़ के क्या बनाया उसने? 60 ग्राम, बोलो बोलो बोलो, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड मतलब एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन का कंपाउंड। ऑक्साइड का मतलब ये जो एलिमेंट है इसका एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड, उसे क्या बुलाओगे आप? ऑक्साइड। सो बताइए मुझे कि 40 ग्राम एलिमेंट कितने ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा होगा कि 60 ग्राम ऑक्साइड बन रहा है? 20 ग्राम। आई थिंक इसमें नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, राइट? भाई एलिमेंट प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एलिमेंट का ऑक्साइड। तो अगर 60 ग्राम को बनाने में 40 ग्राम एलिमेंट लगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कितना लगा होगा? 60 माइनस 40 दैट इज 20 ग्राम। क्योंकि मास हमेशा कंजर्व्ड होता है बेटा, मास कभी खर्च नहीं होता है, और ना मास मतलब खर्च नहीं बोलना चाहिए, मास कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और कभी बनता नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड फॉर दैट, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सो ये बात समझ में? 20 ग्राम ऑक्सीजन, yes or no everybody please respond. Is it clear? Yes, So ma'am. with this information, very good very good very good. So सुनो ध्यान से, यानी कि इस इंफॉर्मेशन से मुझे इतना समझ में आ गया कि ये एलिमेंट 20 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ता है, यानी कि 20 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है कितने ग्राम एलिमेंट? 40 ग्राम। 40 ग्राम ग्राम। एलिमेंट, है ना? आपको इस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पता करना है ना, यानी कि वो मास पता करना है ना जो कितने ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता हो। बेटा पढ़ो अपनी डेफिनेशन। 8 ग्राम। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पता करना है, यानी कि वो मास पता करना है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता हो। सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी सिंपल। 20 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है 40 ग्राम एलिमेंट, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से 40/20 into 8 ग्राम एलिमेंट कंबाइन करता होगा, और किसी भी एलिमेंट का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उसे क्या बुलाते हो? उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास। तो आई थिंक कितना आ जाएगा बेटा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। तो आप समझे इस डेफिनेशन का मतलब? आपको किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो दो तरीके आ गए आपके पास। अगर कुछ ना लिखा हो क्वेश्चन में, सिंपली क्वेश्चन ऐसा होता कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम, उन्होंने कुछ नहीं दिया कि कितना कैल्शियम कितने ऑक्सीजन से क्लोरीन से कंबाइन, नो नथिंग, तो इन दैट केस आपको एक ही फॉर्मूला लगा सकते हो, कैल्शियम का एटॉमिक मास अपॉन कैल्शियम की वैलेंसी। लेकिन आपसे इतनी बड़ी बात कही हो कि 40 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइंड विद ब्ला 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 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और व्हाटएवर, तो फिर आपको इस डेफिनेशन की मदद से निकालना पड़ेगा उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास, और वो करने के लिए आपको उस एलिमेंट का उतना मास पता करना होगा जो कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन से, क्लोरीन से और हाइड्रोजन से जुड़ता हो। अब बोलोगे ऑक्सीजन की 8, हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की 35.5। बेटा ये क्वेश्चन सबको 100% क्लियर है कि नहीं? डाउट। यस मैम। यस मैम। हाँ बोलो बोलो, डाउट है तो? मैम ये हमने डिवाइड क्यों करा है यहाँ पे? यहाँ पे बेटा, यहाँ? यस मैम। ओके बेटा, आपका नाम बताओ। मैम आदित्य। आदित्य, इफ आई सिंपली आस्क यू कि 40 पेन 400 रुपीज के हैं, तो 20 पेन कितने के होंगे? क्या करोगे इसके लिए? 1 पेन का निकाल 100 upon 40 into 20. Similarly, 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 40 ग्राम एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, तो 8 ग्राम कितने से करेगा? 40 upon 20 into 8. आया समझ में आदित्य? नहीं? यस मैम। यस मैम। वन मोर डाउट मैम। ओके सर, थैंक यू कुशाक, लेट मी सी। एक मिनट, बिल्कुल ले लूं डाउट। Okay, there is somebody with a smiley in this class. May I know who is this, or should I just? वैसे एक बात बताऊं, कुशागर क्या कर रहे तुम? अच्छा, he is out. Thank you कुशागर, the monitor of the class, हाँ? Okay, anyways, हाँ बेटा बोलो, आपका डाउट क्या था? मैम ऊपर जब हमने अपना मास निकाला इक्विवेलेंट मास, तो Yeah. हमने उसे एएमयू में क्यों नहीं लिया?
ग्राम में क्यों लिया? बेटा इक्वल मास हम ग्राम में निकालते हैं, एएमयू तो एएमयू में निकाल लो, आपकी मर्जी है, एएमयू 20 ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट कर लो आप, पर हम ग्राम में निकालना चाहते हैं उसे। आप क्या कभी ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कैसे करोगे? 20 इंटू या अपॉन? मैम इनटू अपॉन अपॉन सॉरी अपॉन 10⁻24। बट हमें निकालना नहीं होता, जनरली हम इक्वल मास ग्राम में ही निकालते हैं बेटा, अंटिल क्वेश्चन में कहा ना गया हो, हम बाय डिफॉल्ट किस में निकालते हैं? ग्राम्स में, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। सो Excuse me, आपको ma'am. अगर, हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट है? वेल नो, कर सकते हो। अरे दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपको ये कहूं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, ठीक है, तो अगर मैं आपको इस एलिमेंट की वैलेंसी बता दूं तो आप उसका क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक, आप इसका इक्वल मास तो निकाल चुके हो। अगर मैं कहूं कि इसकी वैलेंसी 2 है, तो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। क्या नाम है बेटा आपका? वंश। वंश, सही है। अगर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया होता, इफ द वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, ये क्वेश्चन में दी होती है आपको, इज 2, तो इसका आप एटॉमिक मास निकाल सकते थे इस एलिमेंट का। इक्वल मास निकाल चुके हो, वैलेंसी क्वेश्चन में दे दी होती, तो एटॉमिक मास कैसे निकालते बेटा? तो फॉर्मूला क्या था? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इज इक्वल टू इक्वल मास, एंड इक्वल मास इनटू वैलेंसी इज, atomic तो कर दूं मल्टीप्लाई एटॉमिक मास निकालने के लिए। इक्वल मास कितना निकाल चुके हो इस एलिमेंट का? 16 16। वैलेंसी कितनी दी है मैंने आपको इसकी? 2। तो एटॉमिक मास कितना होगा इसका? 32, और 32 ग्राम किसका होता है बेटा? सल्फर का होता है। सल्फर का। दैट यू कैन आइडेंटिफाई। अगर इतना कुछ दिया हो, ना दिया हो तो नहीं कर सकते हो बेटा, ठीक है? बट वेरी वेल आस्क्ड। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको और कुछ पूछना है? बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क यू ऑन दिस। वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाला मतलब आपको इस बात में क्या कंफ्यूजन है कि वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैम अगर हुई तो आपको ये करना पड़ेगा, वैलेंसी का पता लगाना पड़ेगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया और फिर उसके एक अंदर मिनट। पूछ दिया कि इस जैसे हाँ कार्बन अर्नव रिलैक्स। जब मैं पूरा इक्वल मास खत्म कर दूं तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछना कि कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल वैलेंसी होगी, कैसे निकालेंगे धीरे धीरे समझ। अब तो 2 ही फॉर्मूले दिए इक्वल मास निकालने के लिए, अभी तो बहुत है ठीक है, लेकिन गो विद द पेस विद मी, ओके? यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसका, ठीक है? सो आई थिंक इतना क्लियर है आप लोगों को। मैं क्वेश्चन पूछूं, और कुछ पूछना है आपको? नो मैम। सो हियर कम्स माय क्वेश्चन। ओके, ध्यान से करना। a metal oxide, ध्यान से, has 40% oxygen in it. What is the equivalent mass of this metal? ट्राई करते रहो, हार मत मानना, जब तक समझ में ना जाए पीछे पड़े रहो इनके। इतने में दूसरा क्वेश्चन तैयार करती हूँ। एनी लीड बच्चों मिल रही है? अरे आंसर आया रे, मे बी करेक्ट, मे बी करेक्ट। 2 अलग अलग आंसर, क्वेश्चन एक, आंसर अनेक की, क्या हो रहा है? करो ट्राई। और यस, कीर्ति ने भी तक आंसर सही दिया है। यश और शिवांशी बेटा आंसर गलत है। विश्वजीत नो बेटा, पता है आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक। विश्वजीत करेक्ट आंसर, कीर्ति एंड विश्वजीत करेक्ट आंसर बेटा। वो पहले मल्टीप्लाई गलत हो गया था। आई नो मुझे पता लगा था क्या गलती की होगी। और बताओ, और बताओ।
सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, कर सकते हो आप। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड किन दो चीजों से बना होगा बेटा? मेटल एंड ऑक्सीजन से, है ना? यस और नो? यस तो मेटल ऑक्साइड हैज 40% ऑफ ऑक्सीजन। आपको परसेंटेज पता है? कृष्णा करेक्ट आंसर बेटा। विदुला नो बेटा। शिवांशी करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बट आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर ट्राइंग, वेरी गुड। आयांश करेक्ट आंसर, कुशाग्र करेक्ट आंसर, क्या बात है, वेरी गुड। तो सुनो बेटा, परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 पार्ट में इतना पार्ट, है ना? ये होता है ना परसेंटेज का मतलब। आप हम बरसों से परसेंटेज में तो जीते आए हैं बेटा, कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, है ना? तो परसेंटेज में डराती रहती है। सो 40% का मतलब कि अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड है, मिष्टी नो बेटा, नो 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 नो, 100 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड है आपके पास, तो इसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन है 100 ग्राम में? बताइए। 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड, विदुला करेक्ट, नाउ टू करेक्ट, 40 ग्राम। 100 ग्राम में 40 ग्राम तो क्या है? ऑक्सीजन। एंड कितने ग्राम मेटल होगा इसके अंदर? बोलो वंश। नो 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 नो, 60 ग्राम, क्योंकि भाई दोनों से मिलके तो बना है मेटल ऑक्साइड। तो अगर इसमें 40 ग्राम मेटल, सॉरी ऑक्सीजन है, तो 100 माइनस 40, 60 ग्राम मेटल होगा। ये लाइन समझ में आई सबको या नहीं आई? प्लीज आस्क इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड कैसा है? मान लिया मैंने परसेंटेज। अगर मैं कहूँगी मेरे ना, मेरे किसी को बताना मत, बट 12th में फिजिक्स में बता देना वैसे 91% मार्क्स थे। इसका मतलब क्या है? मेरे मार्क्स कितने थे? 100 में से 91 थे ना बेटा। लेकिन मेरा पेपर 100 मार्क्स का नहीं था, मेरा 120 मार्क्स का पेपर था। तो 120 में से कितने थे? तो 120 में से कितने भी हो, मैंने 100 में निकाल लिया उसको, 100 की टर्म में, जिससे मैं सबके मार्क्स कंपेयर कर सकूं। आप समझते हो ना इसको? राधिका नो, राधिका करेक्ट आंसर, सॉरी यश करेक्ट आंसर। तो समझे बेटा, इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में बताती है कि 100 में कितना है, राइट? तो 40% ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है कि 100 ग्राम मेटल ऑक्साइड में 40 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन। यशस्विनी करेक्ट बेटा। ये बात सबको समझ में आता है कि नहीं? यस Yes, ma'am. तो 40 यानी कि इस मेटल ऑक्साइड को बनाने में 40 ग्राम ऑक्सीजन 60 ग्राम मेटल से कंबाइन कर रही है। हमें मेटल का इक्वल मास पता करना है, यानी कि वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करती हो। क्या करोगे? 60/40 into 8, यानी कि 12 ग्राम इज द इक्वल मास ऑफ दिस मेटल। जिन्होंने गड़बड़ किया था 5.33, अर्नव करेक्ट बेटा। 5.33 वालों से पूछूंगी, 2-3 लोग एक साथ आए हैं। मिस्टी कैसे गड़बड़ कर रहे हो बेटा? विदुला आपको समझ में आप क्या गलती कर रहे थे? यश समझ में? वो 40/60 into 8 उल्टा कर दिया था। होता है ऐसा बेटा, लेकिन होना नहीं चाहिए। केयरलेस मिस्टेक नहीं चलेगी। सो आंसर क्या हो गया? 12 ग्राम। इज इट क्लियर टू यू ऑल और नॉट येट? Yes, ma'am. अब मैं Excuse me, मैम। हाँ बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैम अगर इसमें मेटल ऑक्साइड का पूछे तो 100 से कंपेयर करते ना? मेटल ऑक्साइड का क्या पूछे? मैम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास। मास। मैंने सिखाया आपको कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास निकालना। अभी मैं आपको किसका इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा रही हूँ? देखो 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 बेटा, यही तो बात है। अभी मैं आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना सिखा रही हूँ, जबकि पूरा मेटल ऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड। इसका निकालना सिखाया ही नहीं मैंने, तो बाद में देखेंगे, है ना? पहले एलिमेंट का अच्छे से सीख जाता है। तो आपसे इक्वल मास ऑफ दिस एलिमेंट पूछा है, जो ऐसा करता है, ऐसा ऑक्साइड बनाता है। सो हम एलिमेंट का पूछ रहे हैं, मेटल ऑक्साइड का भी पूछेंगे, बट सही वक्त आने पर। क्या कहते हो? यस मैम। तो अब ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप। आपको एक्स वाई के टर्म में आंसर निकालना है बेटा। आराम से ट्राई करना, सोच समझ के। प्लीज यूज योर ब्रेन, यू कैन डू इट, आई एम श्योर यू कैन डू इट। Any luck, any lead? अच्छा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन?
X gram if an element forms Y gram of metal chloride. Chloride, ladies and gentlemen. What is the equivalent mass of this element? Okay. Ayansh, it's the right answer. क्या बात है बेटा, मजा आ गया. So Y gram One of minute. okay. बेटा कल की क्लास कितने बजे है? विश्वजीत करेक्ट आंसर बेटा. थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, थोड़ा सा गड़बड़ है. विश्वजीत थोड़ा सा करेक्शन करो बेटा. कृष्णा करेक्ट लग रहा है. यस विश्वजीत, नाउ इट इज राइट. ओके राइट कुशाग्र. क्या बात है, क्या बात है, दिल जीत लिया मेरा तुम लोगों ने. वेरी गुड. और करो और करो. कल की क्लास कितने बजे पता है ना आपको? अच्छा बेटा ये क्लास मुझे फिर से चेंज ही करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत है. क्लास नहीं है, परसों है. सॉरी परसों है. हम सैटरडे संडे होगी, हम कल थे. सैटरडे संडे वाले को फिर से. वंश करेक्ट आंसर बेटा. हाँ कल नहीं है यार, भूल गई, मुंह से निकल गया था. एवरीबॉडी कैन आई डू द क्वेश्चन नाउ प्लीज? हाँ X and Y में आएगा आंसर. यस ऑफ कोर्स. कहां से लाओगे फिर, कोई डिजिट तो दी नहीं मैंने तुम्हें. सो मेटल क्लोराइड का मास है y ग्राम. तो मैं लिखती हूँ मेटल क्लोराइड. मेटल क्लोराइड किन दो चीजों से बना होगा बेटा? करेक्ट राधिका, वेरी गुड बेटा. क्या बात है, आज आते आप रॉक कर रहे हो. क्लोराइड, मेटल क्लोराइड किन दो चीजों से बना होगा? मेटल से एंड क्लोरीन से, है ना. कितना मेटल क्लोराइड है? y ग्राम. कीर्ति करेक्ट, वेरी गुड बेटा. इस y ग्राम मेटल क्लोराइड में कितने ग्राम मेटल है? या एलिमेंट, एक ही बात है. एलिमेंट हमारा मेटल है. कितने ग्राम मेटल है बेटा? X ग्राम. X. तो x ग्राम और आंसर आ रहे हैं मेरे पास. मेटल, अगर मेटल x ग्राम है तो बेटा ये बताओ. अर्णव करेक्ट आंसर, कीर्ति करेक्ट आंसर. कितना क्लोरीन कितना होगा इसके अंदर? Y minus X. Y minus X. y ग्राम मेटल क्लोराइड, x ग्राम मेटल, तो ऑफ कोर्स y माइनस x ग्राम क्या होगा इसके अंदर? क्लोरीन. यानी कि इंफॉर्मेशन ये कि y माइनस x ग्राम क्लोरीन x ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है. मुझे इस मेटल का क्या पता लगाना है? इक्विवेलेंट. यानी कि वो मास जो कितने ग्राम क्लोरीन से कंबाइन करता हो? 35.5. 35.5 ग्राम क्लोरीन से कितना करता होगा? आंसर अभी भी आ रहे हैं. क्या बात है यशस्वी, करेक्ट बेटा. मिष्टी करेक्ट, वेरी गुड. तो क्लोरीन से कितना करेगा आदित्य? क्या करेगा यहाँ पे? x अपॉन y माइनस x इंटू 35.5 ग्राम मेटल. तो ये हमने मेटल का वो मास निकाल लिया जो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता हो. तो ये इस एलिमेंट का जनपद. वेरी गुड आंसर बेटा. सो ये मेटल का क्या है? इक्विवेलेंट मास. वेरी गुड, गोइंग ग्रेट बेटा. मेरा आंसर तो गलत था. मेरा कौन, नाम बताओ. रमन्ना. से भेजा नहीं बट मैंने Y कर दिया था ऊपर. मैंने का नाम बोलना बेटा. आदित्य. आदित्य. पर आपको समझ में आ गया क्या गलती कर रहे थे आप? वही तो नहीं समझ आया, मतलब थोड़ा. अभी क्लियर है या कंफ्यूजन है? अभी कंफ्यूजन है. हाँ बताइए बेटा. आपको यूनिटरी मेथड में कंफ्यूजन है, मैं आपके लिए सिंपलीफाई करती हूँ उसको. चलो छोड़ो, रुको एक मिनट, अभी बताते हैं आपको. आप मेरी हेल्प करोगे? मैम जैसे रुको जो मैं पूछूं बताओ. हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, बताओ. बताते हैं. इतने ग्राम क्लोरीन इतने ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है, तो 1 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम मेटल से कंबाइन करेगा? इतना बता दो बस. मैम 1/x. कितना बेटा? मैम 1/x. 1/x क्यों? सॉरी मैम, x अपॉन y minus x. क्यों? y माइनस एक्स ग्राम मेटल. लेकिन हमें पता करना है कि इतने ग्राम क्लोरीन से कितना कंबाइन करेगा. 1 ग्राम क्लोरीन से इतना मेटल कंबाइन करता है, तो इतने ग्राम से कितना करेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 235. तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना, बिकॉज वी डोंट बिलोंग टू क्लास, वी बिलोंग टू बिगर क्लास, राइट? Yes ma'am. इज इट क्लियर everybody now? Yes ma'am. सो आई बिलीव कि आप एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे, है ना? निकाल रहे हो इनफैक्ट परफेक्टली. अब हमें किसका इक्विवेलेंट मास निकालना सीखना है? कंपाउंड का. रेडी फॉर दैट एवरीबॉडी? हाँ, कंपाउंड पता है ना क्या होता है? फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू बेटा
कि व्हाट अगर मैं कंपाउंड आपको दूं AXBY, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड रुको। एक कंपाउंड है बेटा AXBY, समझ गया ना, एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया है। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बता सकते हो, मोलर मास बता दो, एक ही बात है। कितना होगा इसका मोलर मास बेटा? अब हम सिंपल है, कितने ए है इस कंपाउंड में, ए के कितने एटम्स है? X इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए, सही कर रही हूं ना मैं, प्लस बी के कितने एटम्स है बेटा? Y इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी। आई थिंक दिस इज एज सिंपल एज दैट, है ना? हमें कहा सकते हैं AXBY क्या दे रखा है? जैसे फॉर एग्जांपल Al2O3 दे रखा होता आपको, ओके 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Al एंड 3 इंटू, तो मैंने इसको एक हाइपोथेटिकल एक जनरल लिख लिया, इसको लिख लो बेटा ऐसे। यस तो ये तो मैंने मोलर, आप बोलोगे हम ये क्या सिखा रहे हो, तुम्हें आता है मोलर मास निकालना, है ना? आता है ना बेटा आपको? यस मैम। बट अगर मैं आपसे कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ AXBY कितना होगा, तो मैं लिख के देखती हूँ, मुझे बताना मैंने सही लिखा कि गलत लिखा है। शुड आई ट्राई दिस आउट? सो X इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ A प्लस Y इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ B, क्या ये करेक्ट है? सही लग रहा है मुझे तो। नो मैम। क्या गड़बड़ है बताओ, तुक्का मार रहे हो बेटे? हम उसके दो सभी उसके किसी की वैलेंसी 2 है तो हम उसको डिवाइड बाय 2 तो है तो शायद मैं तो इक्वल मास अपॉन x होना चाहिए। मास ऑफ ए क्यों अपॉन प्लस x क्या क्या फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैम y इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ए प्लस पर क्यों क्यों मैम की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। वैलेंसी से मल्टीप्लाई क्यों करना चाहते हो? इक्वल मास इनटू वैलेंसी तो बेटा एटॉमिक मास होता है। यस मैम। मैम डिवाइड होएगा वैलेंसी से। हाँ मैम वैलेंसी से डिवाइड होएगा। क्यों डिवाइड होगा? आप इक्वल मास को वैलेंसी से डिवाइड क्यों करना चाहते हो? उससे क्या मिलेगा तुम्हें लाइफ में? इक्विवेलेंट मास नहीं मास। मास को उससे क्या? मैंने आपको क्वेश्चन में इक्वल मास ऑफ ए दे रखा है, इक्वल मास ऑफ बी दे रखा है, ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं मैंने अपने पर्सनल हाथों से, और आपसे इक्वल मास ऑफ दिस होल कंपाउंड पूछ रही हूँ। These two things are given in the question. तो क्या मैं इन दोनों चीजों को इस तरीके से लिख के इक्वल मास ऑफ द होल कंपाउंड निकाल सकती हूँ या नहीं? अगर आपको इस कंपाउंड में इक्वल मास ऑफ ए पता हो, इक्वल मास ऑफ बी पता हो, तो पूरे कंपाउंड का इक्वल मास, जैसे आप एटॉमिक मास को ऐड करके मोलर मास निकाल पा रहे हो, इक्वल मास को ऐड करके इक्वल मास नहीं निकाल सकते पूरे कंपाउंड का? यस मैम निकाल सकते हैं। What's wrong in that? क्यों डिवाइड कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप समझ पा रहे हैं? ये तरीका होगा ना? यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस आप लोग हम होना तो यही चाहिए, पर ये होगा नहीं। ध्यान से सुनना, मैंने इसलिए बार बार बोला जिससे कि आपको ये याद रहे। जब आप इक्वल मास ऑफ अ कंपाउंड निकालते हो ना बेटा, किसी कंपाउंड का इक्वल मास, तो उस कंपाउंड के हर एलिमेंट के इक्वल मास को ऐड कर दो बस। उनके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट एवर मल्टीप्लाई इट विद द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इक्वल मास निकालने के लिए सिर्फ चाहिए x की वैल्यू कुछ भी हो, y की वैल्यू कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा Al2O3 एक कंपाउंड है, ठीक है, और हमें पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ Al is 27 and atomic mass of oxygen is 16. Equivalent mass भी दे दिया मैंने क्वेश्चन में, of Al is 9 and equivalent mass of Al is oxygen is कितना होता है? 8। Thank you. तो अब मैं आपसे Al2O3 के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है माय लॉर्ड। अब मुझे इतना बताइए कि Al2O3 का मोलर मास कितना होगा या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो क्या करोगे?
कितने Al दिखाई दे रहे हैं आपको इस कंपाउंड में? मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हो 2 इंटू एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको? 3 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 54 प्लस 48 कितना आएगा? 102 10 इतने ग्राम पर मोल। और अगर मैं Al2O3 का आपसे इक्विवेलेंट मास पूछूं कि Al2O3 का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो 2 इंटू करूं या नहीं? नो, बस इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम 9 प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट। व्हाटएवर इज द, इसे बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। व्हाट डू यू कॉल दिस 2 and 3 थिंग? स्टोइशियोमेट्री। बोल के दिखाओ। stoichiometry Never multiply the equivalent mass with stoichiometry to find out the equivalent mass of the whole compound. So equivalent mass of Al2O3 is equivalent mass of aluminium, which is 9, and equivalent mass of oxygen, which is 8. कितना आ जाएगा? 7 समझ में आया आपको फर्क? तो इक्विवेलेंट मास निकालते वक्त आप स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करते हो। हालांकि दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि सब इक्वल वैलेंसीज, कितनी भी वैलेंसी क्यों ना हो यहाँ पे Al और O की, हम 1 वैलेंसी मान के निकाल रहे हैं, तो इसलिए वहां पर हम स्टोइशियोमेट्री से मल्टीप्लाई नहीं करते। आपको ये बात याद रहे ना रहे, इतना जरूर याद रखना बेटा कि इक्विवेलेंट मास कंपाउंड का ऐसे निकाला जाता है। किसी को कुछ क्रॉस करना है या मैं क्वेश्चन पूछूं? मैम इतना डेटा गिवन होगा? देखते हैं क्वेश्चन। आप चिंता क्यों करते हो? आपके सामने जो है उसे याद करो ना, क्वेश्चन मैं दूंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो मैम CO और CO2 का सेम होगा इक्विवेलेंट मास? किसका? मैम CO और CO2 का इक्विवेलेंट मास सेम हो जाएगा फिर? जरूरी नहीं है, क्योंकि CO में C की वैलेंसी नहीं पता ना आपको बेटा। कार्बन शोज वेरिएबल वैलेंसी। और आप कहाँ बैठो की जबरदस्त आवाज आ रही है। बट आई लाइक द वे थॉट। बेटा इसमें ही बताओ कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया, तो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस मैम। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो हियर्स द क्वेश्चन। किसी ने चैट में कुछ लिखा है? सेम नहीं होगा बेटा, क्योंकि भाई वैलेंसीज का फर्क आने वाला है। कहीं कहीं पर वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं, तो वहां ऑक्सीजन की भी वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीजन 3 की वैलेंसी भी शो करता है, तो ये पढ़ेंगे आगे। अभी हमारे पास जो है उसको सीख लें, फिर हम उसे कितने भी मुश्किल क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाएंगे ना। पहले हम जनरल तो सीख लें, क्या कहते हो? तो मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन बेटा? यस मैम। ओके। आपको पता है, चलो मैं पहले क्वेश्चन देती हूँ। 10 ग्राम ऑफ अ मेटल हाइड्राइड हैज 8 gram metal in it. What is the equivalent mass of this metal hydride? एक मिनट, बिफोर यू इवन स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन, आपको पता है मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? आप बोलोगे मेटल और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, या ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन और कोई एलिमेंट, जैसे कि CO2, H2O, SO2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेटल क्लोराइड क्या होता है बेटा? मेटल और क्लोरीन का कंपाउंड, जैसे कि NaCl, CaCl2 या HCl अगर हम नॉन मेटल का क्लोराइड देखें। और मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? क्या होते होंगे, क्या लगता है आपको? हाइड्रोजन के कंपाउंड, जैसे कि NaH, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हाइड्राइड मतलब मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड। अंडरस्टैंडिंग दैट, ये क्वेश्चन आप करके दिखा दो मुझे। टेक योर टाइम एंड करके दिखा। I'll tell you. So metal hydride, ladies and gentlemen, metal hydride यानी कि मेटल और हाइड्रोजन का कंपाउंड। कितने ग्राम मेटल हाइड्राइड है आपके पास? 10 ग्राम। ओके, गुड इनफ। इस 10 ग्राम मेटल हाइड्राइड में मेटल कितना है बेटा? 8 ग्राम। आई एम गेटिंग मोर आंसर्स। राधिका करेक्ट, क्या बात है यार। 8 ग्राम मेटल है, तो बेटा हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन।
2 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम मेटल से कंबाइन कर रहा है, पर हमें इस मेटल का, क्योंकि हम, अच्छा एक मिनट बिफोर आई मूव ऑन, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इक्वल मास ऑफ मेटल या इक्वल मास ऑफ मेटल हाइड्राइड? मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइट इक्वल मास ऑफ मेटल हाइड कितना होगा बेटा? आप बोलोगे मैम सिंपल है, इक्वल मास ऑफ मेटल प्लस इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। क्या बात है। तो हाइड्रोजन का इक्वल मास तुम्हें पता है कितना होता है? 1, क्योंकि इसकी कोई वेरिएबल वैलेंस, बेचारा हाइड्रोजन एक ही वैलेंस शो करता है 1 की। अर्नव करेक्ट बेटा, फाइनली। सो हमें इक्वल मास ऑफ मेटल पता लग गया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? बोलो बोलो। यस मैम। ओके, सो इक्वल मास ऑफ मेटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेटल का वो मास निकालना पड़ेगा जो कितने ग्राम हाइड्रोजन से जुड़ता हो? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना जुड़ेगा आदित्य? 8.2. That's right, which is 4 ग्राम। तो आपके पास मेटल का इक्वल मास आ गया है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, तो मेटल हाइड्राइड का होगा 5 ग्राम। That's it, isn't it? Very 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 simple। Yes, ma'am. अच्छा, तो अब हमें मेटल एलिमेंट का और कंपाउंड का मास में निकालना आ गया है, बट देयर इज अ लिटिल मोर टू दिस। बिफोर आई मूव ऑन, आपको याद है मैंने जब डेफिनेशन लिखवाई थी तो आपको कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े थे ना, ब्लैंक्स चीजें छोड़ी थी ब्लैंक यहाँ पे, तो वहां पे क्या फिल करना है वो मैं आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने भी लास्ट वाली वीडियो ने देखी, वॉल्यूम्स लिखने हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको मैं होल्ड कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। प्लीज मैं भूल ना जाऊँ, मुझे याद दिला देना, सैटरडे को पहले फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है? जैसे सब बच्चे देख चुके हो तब तक वीडियोस ना, वरना किसी को समझ में नहीं आएगा हमारा पॉइंट। फिलहाल बाय द वे, क्या हमें इतना समझ में आ गया कि हमें कुछ ना दिया हो, बस किसी एलिमेंट का इक्वल मास पूछा हो बिना कुछ दिए हुए कि कितना कितने से क्या कंबाइन कर रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे एलिमेंट का इक्वल मास निकालने के लिए? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अगर आपको किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास पूछा हो कि व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ एन एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, कुछ और दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? लेकिन अगर उसने बोला हो कि इतने ग्राम ऑफ एन एलिमेंट इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से या क्लोरीन से या हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो आप डेफिनेशन को यूज करते हुए आंसर दोगे। और अगर आपसे किसी कंपाउंड का इक्वल मास पूछा है तो उस कंपाउंड में प्रेजेंट हर एलिमेंट के हर कंपोनेंट के इक्वल मास को ऐड कर दोगे, स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं? नो मैम। इतना क्लियर हुआ आपको बेटा? आगे बढ़ू? यस मैम। ओके, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ये कि ठीक है यार, आपको कंपाउंड का इक्वल मास निकालना आ गया है, पर बहुत उड़ो मत, क्योंकि इक्वल मास ऑफ कंपाउंड निकालना उतना आसान नहीं होता कि हम हर एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल अभी बच्चे ने पूछा था कि मैम क्या CO2 और CO के इक्वल मास सेम होंगे, तो नहीं, क्योंकि CO2 में C का इक्वल मास कितना है और CO में कितना इक्वल मास है, दोनों में अलग अलग है, क्योंकि दोनों में कार्बन की क्या अलग अलग है? वैलेंसी। तो मुश्किल मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द इक्वल मास ऑफ Na2SO4 बताओ, तो कब तक सबके इक्वल मास को ऐड करते रहोगे आप? तो कंपाउंड का इक्वल मास इस तरीके से निकालना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, हालांकि हमें यही तरीका यूज करना पड़ेगा अगर हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो मैंने आपको बताया है अभी। लेकिन कंपाउंड्स का इक्वल मास निकालने का एक आसान तरीका भी है, क्या आप जानना चाहते हैं? यस मैम। ओके, आई लाइक इट। सो मैं बताती हूँ आपको, और ये जो मैं बता रही हूँ ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्लीट टॉपिक कॉल्ड इक्विवेलेंट मास। तो फिर से हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कंपाउंड्स। ध्यान से सुनिएगा, तो उसका जो एक सिंपल तरीका है बेटा वो ये है कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन वैलेंसी फैक्टर। खबर कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? मैम शॉर्ट में इसको NF बुला देते हैं। क्या बुला देते हैं बेटा? N फैक्टर भी बोला, N फैक्टर बोल देते हैं। अब ये है क्या चीज? वैलेंसी तो हमने पढ़ा था, ये वैलेंसी फैक्टर क्या नई चीज है भाई? तो देखो बेटा, जिस तरीके से एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए होता है। H2SO4 is a compound or element? Everybody? Compound.
तो कंपाउंड के लिए टर्म होता है वैलेंसी फैक्टर। ओके, ये एक अलग ही टर्म है। और वैलेंसी निकालना तो फिर भी आपको आता है, यू नो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, पर कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर निकालना आपको, आई एम सॉरी, नहीं आता। पर नो नीड टू बी सॉरी एनी मोर, क्योंकि कौन बताने वाला है आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना? मी। सो पता करें, यानी कि अगर मैं वैलेंसी फैक्टर निकालना आ जाए तो हम किसी भी कंपाउंड का क्या निकाल सकते हैं बेटा? इक्विवेलेंट मास। आप समझ गए ना कि वैलेंसी फैक्टर इज एनालोगस टू व्हाट थिंग? इक्विवेलेंट मास। ओए, एनालोगस मतलब किसके of सिमिलर है ये? elements. वैलेंसी। ओ वैलेंसी। वैलेंसी फैक्टर इज एनालोगस टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। जिस तरीके से एलिमेंट की वैलेंसी पूरे कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर। रेडी टू अंडरस्टैंड दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनिए बेटा, वैलेंसी फैक्टर निकालना कैसे निकालेंगे आप? तो अलग अलग कंपाउंड के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने का अलग अलग तरीका होता है। डरना मत, ये सब आपको सिखा दूंगी मैं। जैसे एसिड्स के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने का अलग तरीका, बेसिस के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालने का अलग तरीका, सॉल्ट के लिए अलग, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के लिए अलग, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के लिए अलग। फिलहाल इन दिस चैप्टर हम 3 तरह के कंपाउंड्स का वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रीजन के फैक्टर्स या वैलेंसी फैक्टर हम रेडॉक्स चैप्टर है ना क्लास 11 में, वहां सीखेंगे। ठीक है, शुरू करें? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम पहले, इतना मोटा क्यों हो गया, इसको थोड़ा पतला करते हैं। तो पहले हम किसका वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख रहे हैं बेटा? एसिड्स का। एसिड जानते हैं आप लोग क्या होते हैं? Sour यस taste. मैम। सारे टेस्ट, मतलब चक चक के देखो कौन H एसिड है कौन नहीं। H positive ions में Produce concentration. That's right. So acid by default हम लोग को पता है कि एसिड वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयंस। H प्लस आयन है ना, क्या बुलाते हैं? हालांकि H प्लस आयंस बेटा फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। पानी में जब भी कोई एसिड H प्लस निकालता है तो पानी से जुड़ के क्या बनाता है, सबको पता होगा? Hydronium. हाइड्रोनियम। तो लेकिन फिर भी हम बाय डिफॉल्ट H प्लस बोलते रहते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि H प्लस पानी में जैसे आया होगा एसिड में से निकल के, वो पानी से चिपक के क्या बनाया होगा उसने? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? Hydronium. तो H प्लस को क्या बुलाते हो? कैन आई कॉल H प्लस एज प्रोटॉन? बुला सकती हूँ उसको मैं प्रोटॉन? मैं बताती हूँ क्यों प्रोटॉन बुला रही हूँ। हाइड्रोजन एटम को जानते हो आप लोग? हाइड्रोजन एटम के बीच में एक न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन बता दो? हम प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन Neutron 0. 0। अब अगर आपने हाइड्रोजन के अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि अभी तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, सॉरी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दो इसके अंदर से तो क्या बन जाएगा? H पॉजिटिव। ये भी सिखाया था मैंने आपको, है ना? तो अभी जो H पॉजिटिव इसके पास बस क्या चीज है? प्रोटॉन। तो इसको प्रोटॉन ही बुला लेती हूँ, प्रोटॉन ही तो है ये, क्योंकि H प्लस इज दिस प्रोटॉन इज लेफ्ट इन इट, राइट? सो हम H प्लस को क्या भी बुला सकते हैं बेटा? प्रोटॉन भी बुला सकते हैं। कैन आई कॉल इट प्रोटॉन? Yes. अजीब तो नहीं लग रहा आपको? नो मैम। प्रोटॉन कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि H प्लस का मतलब है कि H3O पॉजिटिव। ऑलराइट, तो एसिड वो होते हैं बेटा, पहले एसिड की क्विकली छोटी सी, हालांकि एसिड बहुत डिटेल में पढ़ने आपको इन द चैप्टर कॉल्ड इक्विलिब्रियम, पर अभी हमारे इस डेफिनेशन से काम चल जाएगा कि एसिड्स दैट गिव प्रोटॉन्स या फिर मोर प्रिसाइजली H3O पॉजिटिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन समझते हो? पानी, पानी के अंदर घोल के। तो एसिड क्या होता है समझ में आ गया आपको? लेकिन हम एसिड का क्या निकालना चाहते हैं बेटा? एन फैक्टर, या फिर बोल के दिखाओ। वैलेंसी Valency फैक्टर। factor. एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस, यानी कि प्रोटॉन्स, यानी कि H3O पॉजिटिव आयन, कुछ भी बोल दो इसको, H प्लस बोलो, प्रोटॉन बोलो, हाइड्रोनियम बोलो, जो मर्जी बोलो, गिवन बाय 1 molecule of acid in the
एक्वा सोल्यूशन तो अंडरस्टूड सी बात है, एसिड लेके छोड़ रही हूँ, यानी कि कहां पर देगा, एक्वा सोल्यूशन में। सो एक एसिड का मॉलिक्यूल जितने H+ आयंस, जितने प्रोटॉन्स देगा, वो उसका इन्फेक्टर होगा। वैसे इसको हम एक और चीज बुलाते हैं ना, इस चीज को, नंबर ऑफ H+ आयंस गिवन बाय एन एसिड इज आल्सो नोन एज, क्या बुलाते हैं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नो न्यू टर्म फॉर यू। एसिड का मॉलिक्यूल जितने H+ आयंस दे सके, वो उस एसिड की क्या कहलाती है बेटा? बेसिसिटी। तो ऑल्सो नोन एज, AKA इट्स बेसिसिटी। समझ में आया? इतना समझ में आया नहीं बताता मुझे, कल बताओगे, परसों बताओगे? यस आ गया। आ गया तो फिर बस शुरू हो जाएगी बच्चे। मेरे पास एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी एन फैक्टर कितना होगा? ये कितने H+ आयंस दे सकता है इसका एक मॉलिक्यूल? वेरी गुड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाम पता होने चाहिए। 2, वेरी गुड। CH3COOH का नाम पता है आपको? एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड किस में मिलता है? किसी खाने वाली चीज में मिलता है शायद, विनेगर, है ना? किसे मिलता है बेटा? विनेगर। विनेगर इज एसिडिक एसिड एक्चुअली। सो एसिडिक एसिड कितने H+ आयंस दे सकता है सॉल्यूशन में? 1. So somebody says 3, somebody says 1, somebody says 4. So जिसने 1 बोला भाई वो इतने कंजूस क्यों है, जरा बताइए 1 क्यों? मैम ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो पाता है जब पानी में। मैम ये CH3COO एक एनायन वो हो जाता है मैम, एनायन में डिसोसिएट होता है। मतलब आप कह रहे हो कि ये जो CH3COH है, Ma'am, the hydrogen which is combined with oxygen only they ओके ओके, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ, तो Cl से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्यों निकाल रहे हो फिर से आप? हाँ, फिर तो HCl को एसिड होना ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन से जुड़ने वाले, है ना? मैम क्योंकि एसिटेट एक सेपरेट आयन है और H उसके साथ कंबाइन होके आता है। अब होके आता है ऐसा है कि क्या होता है कुछ भी मैं बताती हूँ, मेरी एक बात सुन लो ध्यान से सुनना, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। सो ओके एवरीबॉडी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एसिड वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पानी में H+ आयंस दे सके। वेल सपोज AH एक कंपाउंड है, राइट? और अगर ये पानी में A- एंड H+ देगा तो मैं बुलाऊंगी भाई ये एसिड है और इसका ये एक H+ दे रहा है। पर ये ऐसा कब करेगा, कब? तो सुनो ध्यान से, A और H के बीच में जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, उसमें एक इलेक्ट्रॉन A का और एक इलेक्ट्रॉन H का है ना, ऐसे बनता है ना बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से, है ना? लेकिन एक की गुंडागर्दी देखो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था बेटा? पिंक वाला हाइड्रोजन का। और ये वाला किसका था? येलो वाला, A का। ये ऐसे टूटा कि A ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा ही, बेचारे गरीब लाचार हाइड्रोजन जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी अपने पास ले लिया। तो H किस फॉर्म में निकल आया बेटा बाहर? कंगाल फॉर्म में, विदाउट इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में आ गया? H+। तो वो सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट से जुड़ा हो जो अपना इलेक्ट्रॉन तो रखते हैं अपने पास, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच ले, गुंडागर्दी दिखाएं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने तरफ खींच ले, वही उन्हीं मॉलिक्यूल्स में से H+ निकल सकता है या नहीं? क्या? यस मैम। नहीं? हाँ कुछ तो बोलो। यस मैम। अब ये गुंडागर्दी क्या है बेटा? दैट्स नॉट अ नाइस वर्ड, आई विल गिव इट अ नाइस वर्ड। कौन है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है? तो बेटा ऐसे एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाईली क्या बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये भी आप सीख जाओगे। बस इतना जान लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्फ, दूसरे के हिस्से के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करते हैं। कि डिटेल में आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जानते हो कौन होते हैं? एक तो होते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस को जानते हो आप लोग कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस और नो?
ऑक्सीजन इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वैसे तो और भी है, नाइट्रोजन भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग ये पक्का इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है कि इनसे अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा, इनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम किस फॉर्म में बाहर आ जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ, बेचारे कंगाल होके किस फॉर्म में? H+. So I'll tell you. अब आते हैं बैक टू द, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो कैन आई से इन शॉर्ट कि all those compounds, molecules in which hydrogen डायरेक्टली गुंडे से जुड़ा हो। कौन है गुंडा गैंग के लोग? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन। वहां पे से इजीली क्या बाहर आ जाता है बेटा? H+, H से इलेक्ट्रॉन छीन छान के, लात मार के, कंगाल करके, इमोशनल हो जाती है मुझे सब देख के, H+ के फॉर्म में बाहर आ जाता है। आई बात समझ में या नहीं? Yes, ma'am. अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन है। जैसे कि मैंने बताया Cl इज वन ऑफ द गुंडास, राइट? है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो H+ से इलेक्ट्रॉन छीन के H+ को निकाल दिए, एक H+ को तो एक हो गया। H2SO4 का देखो, ये मैं थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ आपके लिए, हालांकि स्ट्रक्चर्स आपको बनाने खुद ही आ जाएंगे, इजीली बना लिया करोगे जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा थोड़ा याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है बेटा ऐसा, H2SO4। आपको कितने ऑक्सीजन एटम्स कि सॉरी कितने हाइड्रोजन एटम्स गुंडे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है? 2। तो ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी गुंडे से जुड़ा हुआ है, तो किस फॉर्म में बाहर आ सकते हैं दोनों हाइड्रोजन? Positive. Positive. H+. Now CH3COH. So CH3COH में, अबे इतना मोटा कैसे हो गया? तो बेटा CH3COH में 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए हैं बेटा कार्बन से। कार्बन बहुत शरीफ कैटेगरी के लोग हैं। और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है किससे? कितने हाइड्रोजन यहाँ से बाहर लात मार के इन द फॉर्म ऑफ H+ निकाले जा सकते हैं? 4. 4 कौन है भैया? कार्बन है गुंडा गैंग का सदस्य। क्या कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच के उसको H+ के फॉर्म में लात मार के बाहर निकाल सकता है? कार्बन शरीफ इंसान है, कार्बन ऐसा नहीं करेगा। तो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन तो सेफ है, नो प्रॉब्लम, ये नहीं निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ H+। लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+. तो कितने H+ निकल सकते हैं? जस्ट 1। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए बेटा, ये कंपाउंड देखिए HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कितने H+ निकल सकते हैं यहाँ से बाहर? 1। वेरी गुड। पक्का दिख रहा है ना साफ साफ कि ये तो C से जुड़ा हुआ है, ये O से, साफ ही दिख रहा है यहाँ पे। तो एक कंपाउंड है बेटा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका नाम भी सुना होगा, ये बताए कहाँ होता है ये एसिड? रोज पीते हो आप लोग? किसमें? Soft drinks. सॉफ्ट ड्रिंक्स में। नॉट गुड। बाय द वे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है H2CO3 का, HOCO। आप खुद देखिए और बताइए कितने H+ के फॉर्म में H निकाले जा सकते हैं? वही वाला निकल सकता है ना जो गुंडे से जुड़ा हो? 2। फैंटास्टिक बेटा, वेरी गुड। ओके, देन देयर इज वन मोर एसिड H3PO4, इसे बोलते हैं बेटा ऑर्थो फॉस्फोरिक, या खाली फॉस्फोरिक भी बोल देते हैं, दोनों नाम है इसके। और इसका स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है? HOP। आप बोलोगे सबके स्ट्रक्चर याद करने? नहीं, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने कि कितने, जिससे आपको समझ में आ जाए, याद करना आसान हो जाए। कितने H निकालेगा बेटा H+ के फॉर्म में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड? सिंपल, नो पॉइंट फॉर गेसिंग एट ऑल। नेक्स्ट इज H3, अबे थोड़ा अच्छा सा लेते हैं, H3PO3, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस या ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? उसमें PO4 है, इसमें PO3 है ना? और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बेटा, किसी ने चैट में कुछ बोला है, मैं जरा पढ़ लूं। यस, एसिड नहीं होता बोन्स में, एसिड का सॉल्ट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। किसने पूछा था ये? देखो, कुशाग्र। यस, डू यू हैव इनफ कैल्शियम फॉस्फेट इन योर बोन्स? वो और तो था। ओके, ऑल राइट। सो बेटा H3PO3 कितने H+ निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में? 2। केवल ये दोनों ना? क्यों ये वाला क्यों नहीं निकालने दे रहे आप मुझे?
क्योंकि वो हेलोजन नहीं, क्योंकि वो phosphorus हाईली का- इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। फास्फोरस इज शरीफ इंसान एक्चुअली। ओके, सो जस्ट 2 एंड एक और एसिड दूंगी मैं आपको H3PO2, इसे बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है। सबके स्ट्रक्चर्स देख के परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग? कितने H निकल सकते हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ H+? 1। तो इनके इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे आप ये सीख चुके हैं, अब सिर्फ याद कर लो। और पता है एक छोटी सी बात देखो यहाँ पर, तो बाकी तो बनाए अभी बना लो, अच्छी बात है बेटा। आप कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, सबके सब बोर्ड्स के लिए भी कर रहे हो, लेकिन क्लैरिटी तभी आती है जब अभी से आप हर चीज को भूखे भेड़ी की तरह अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश करो। ये भाई मैम ने स्ट्रक्चर बताया है, हम तो अभी लिख लेते हैं, अभी याद कर लेते हैं इसको, ये वाली भूख जो होती है ना, दिस हैव्स यू लॉट। एक चीज और देख रहे होंगे आप, हर एसिड में लगभग जितने हाइड्रोजन है वो समझ में आ रहे हैं कितने निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, बिना स्ट्रक्चर के काम नहीं चल रहा ना इन तीनों में। यस मैम। तो इसका आसान तरीका बताओ। फास्फोरस के केस में, फास्फोरस के एसिड्स होते हैं, उसमें जितने ऑक्सीजन है ना उससे एक कम, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम, जितने ऑक्सीजन उससे एक कम क्या निकल रहा है? H+, है ना? ऐसा ही है ना? H3PO4 में 3, H3PO3 में 2, H3PO2 में 1, है ना? छोटी सी ट्रिक है बेटा। Although I don't like much of the tricks, जब तक कोई बहुत ही बढ़िया ट्रिक ना हो। ये तो याद भी हो गया होगा आपको। एक और एसिड याद आ रहा है मुझे, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ? HNO3 नाइट्रिक एसिड। क्या लगता है कितने H+ निकालेगा ये? 1। 1, क्योंकि ये 1 जुड़ा हुआ है O से, लाइक दिस। देखिए, तो इतने आपको कम से कम बेटा, जस्ट इतने याद करने हैं। अबे कहाँ चले गए? ज्यादा छोटा तो नहीं कर दिया मैंने? बोलो, दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। फैंटास्टिक बेटा। तो एसिड्स का इनफैक्टर निकालना आ गया। लेट्स, एक और एसिड है, लेकिन वो एसिड हम नेक्स्ट वन पे करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बोरिक एसिड अलग ही केस है वो, तो हम नेक्स्ट वन पे देखेंगे। फिलहाल हमने एसिड तक कैन फैक्टर सीख लिए हैं। और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये रहा बेटा। इसका स्ट्रक्चर क्या लगता है, कितने H+ निकालेगा? यस, ओनली 1, दैट्स राइट कुशाग्र। कल की क्लास में, सॉरी परसों की क्लास में हम इक्विवेलेंट मास कंप्लीट कर लेंगे बेटा। लेकिन जो लोग यहाँ पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, आज मैं थोड़ा स्लो स्पीड रखा है, थोड़ा सा फास्ट रखूंगी नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास कंप्लीट करने के बाद हमें कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मुझे स्लो चलना ही था। तो आप प्लीज इसको अभी तक नहीं देखे वीडियोस पुराने, तो देख के कंप्लीट करना, सो दैट अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है?